तो आज का टॉपिक है आसुत जल। आसुत जल क्या है? अब आसुत जल जानने से पहले आपको ये बता दिया जाए कि जल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं मृदु जल। दूसरा, जिसको हम कहते हैं आसूत जल। तीसरा, जिसको हम कहते हैं कठोर जल। और चौथा, जिसको हम कहते हैं भारी जल। इसमें इन तीनों का फॉर्मूला तो H2O ही होता है, पर इसका फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड आपको याद होगा, हाइड्रोजन के बारे में जब हम सब पढ़ते थे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते थे। परमाणु संख्या तो एक समान होती थी, पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता था। इसमें पहले वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती थी, दूसरे में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और अगले में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती थी। और इस हिसाब से इसका नाम था प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो ये जो ड्यूटीरियम है, इसी ड्यूटीरियम से तैयार हुआ है आपका भारी जल। कहा जाता है कि प्रति 6000 अगर हम कण उठाते हैं जल के, 6000 अणु उठाते हैं जल का, तो उस 6000 अणु में एक अणु होता है भारी जल का। तो ये भारी जल भारत में उड़ीसा में भारी जल तैयार करने का कारखाना है, और इस भारी जल का इस्तेमाल केवल परमाणु संयंत्रों में होता है। परमाणु संयंत्र में जहां हमको न्यूट्रॉनों की गति थोड़ी सी कम करनी होती है, वहां भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए या तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है या फिर भारी जल का इस्तेमाल होता है। तो भारी जल चूंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो इससे न्यूट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे न्यूट्रॉन की गति नियंत्रित हो जाती है। और न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करना परमाणु संयंत्र में काफी जरूरी होता है। तो भारी जल का इस्तेमाल परमाणु संयंत्र में किया जाता है। अब बचते हैं ये 3 जल। भारी जल को तो आपने समझ लिया। अब इस 3 जल को आप देखिए। मृदु जल वो जल है जो हमारे पीने के काम आता है, जो हमको हमारे चापाकल ट्यूबवेल से मिलता है, कुएं से मिलता है, तालाब से मिलता है, वो भारी जल मृदु जल होता है, पीने योग्य होता है। इसमें जल के अलावे शरीर के लिए जो आवश्यक मिनरल्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, आवश्यकता अनुसार जल में मौजूद होते हैं। तो मृदु जल पीने योग्य जल होता है और इसका इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं। अब ये आसुत जल क्या है, तो आइए आसुत जल को समझते हैं। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप। और जल की शुद्धता जैसा कि आपको मालूम है ppm से नापा जाता है या मापा जाता है, पार्टिकल पर मिलियन। यानी जल के 10 लाख कणों में जो अशुद्धियों की संख्या, जो बाकी अन्य पदार्थों की संख्या, कणों की संख्या होती है, उस आधार पर जल की शुद्धता तय की जाती है। तो आसुत जल में जो अन्य कण, जल के कणों के अलावे जो अन्य कण होते हैं, उसकी संख्या 0 होती है। तो आसुत जल का जो ppm है वो 0 होता है, 0 होता है। इस तरह आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप है। और ये जल तैयार कैसे किया जाता है, तो इसके लिए अगर आप छोटे पैमाने पर सोचे तो एक फ्लास्क में जल को लेकर उसको बर्नर की सहायता से गर्म कर दिया जाता है। जब बर्नर की सहायता से गर्म होता है तो ये जल वाष्पित होता है और ऊपर उठता है। वाष्पित होकर ऊपर उठने पर आगे लगा होता है इसी नली के सिरे पर संघनक, जो इस हिस्से को काफी ठंडा, काफी शीतल कर देता है। जब ये वाष्प इस जगह से गुजर रहा होता है तो यहाँ आके वो संघनित हो जाता है और वापस जल की बूंदों में बदल जाता है और अगले बीकर में जमा कर लिया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, पानी में अगर अशुद्धियां होंगी, जैसे पानी में अगर नमक या चीनी डाल दे और पानी को गर्म करे, तो केवल
पानी ही, जल ही ऊपर उठता है, नमक और चीनी नीचे ही रह जाती है। वैसे अशुद्धियां भी यहीं छूट जाती है और केवल जल ऊपर आता है और वो वाष्पित होकर फिर यहाँ आकर संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाता है। तो अब ये जो जल है इसमें किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है और इसी को हम कहते हैं आसुत जल। ये आसुत जल है। अब आसुत जल के साथ खास क्या है कि ये प्रक्रिया जिसको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि, तो प्रभाजी स्तंभ के द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा आसुत जल तैयार किया जाता है। और प्रकृति में भी ये प्रक्रिया इसी तरह से दोहराई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नदियों, समुद्रों, तालाबों पर पड़ती है और वहां का पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और वापस संघनित होकर बादल बनकर ऊपर जमा हो जाता है। तो बिल्कुल बादल जो होता है वो भी एकदम शुद्ध रूप होता है पानी का, आसुत जल ही होता है वो भी। पर जब वर्षा वापस धरती पर आ रही होती है तब एक परेशानी क्या होती है कि वो रास्ते में वायु के साथ जो कण तैर रहे होते हैं, जो धूल कण, जो प्रदूषण वायु में मौजूद होते हैं, ये बारिश, ये वर्षा के जल उनसे टकराते हैं और उनको समेटते हुए धरती पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि धरती पर आने के क्रम में वो जल जो पहले आसुत जल था, शुद्ध जल था, वो अब शुद्ध नहीं रहता। जहां हम बात करते हैं आसुत जल के शुद्धतम रूप को कि उसका पीपीएम 0 होता है, वहीं बारिश के जल का पीपीएम लगभग 250 होता है, 250 पीपीएम होता है, पार्टिकल पर मिलियन। तो ये अशुद्धियों को समेटते हुए नीचे गिर रहा होता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बूढ़े कह कर गए हैं कि हमें कभी भी पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। पहली बारिश में क्यों नहीं नहाना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि एक बारिश का सीजन खत्म होने और दूसरे बारिश का सीजन आने के दरमियान का जो अवधि होता है, समय होता है, उसमें काफी प्रदूषण, काफी धूलकण हवा में जमा हो चुके होते हैं जो तैर रहे होते हैं। और जब पहली बारिश होती है तो ये बारिश के कण, ये बारिश उन सारे कणों को लेकर धरती पर पहुंचती है। तो पहली बारिश में बाकी अन्य बारिश की तुलना में सबसे ज्यादा अशुद्धि मौजूद होती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए। अब अगर हम बात करें बाकी सारे बारिश की, तो पहली बारिश हो जाने के बाद अन्य बारिश में कम से कम हवा में तैरने वाले धूल कण की संख्या, प्रदूषण की संख्या कम हो चुकी होती है। तो ऐसे में वो जो है बहुत कम हो जाते हैं, प्रदूषण बहुत कम हो जाते हैं और फिर हम उन बारिश में नहाने पर नुकसान नहीं है। लेकिन पहले बारिश के नहाने पर अशुद्धियों के कारण हो सकता है एलर्जी हो सकती है, या किसी तरह का कोई स्किन डिजीज हो सकता है, या इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मना किया जाता है पहले बारिश में नहाने से। एक फिल्म था, फिल्म का नाम था रब ने बना दी जोड़ी। अगर आपने देखा है तो उस फिल्म में शाहरुख खान, वो शाहरुख खान जो मॉडर्न शाहरुख खान होता है, जो डांस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आता है, अगर उस शाहरुख खान की बात करें तो वो अपने पार्टनर से, तानिया पार्टनर से एक डायलॉग कहता है कि तानिया पार्टनर, क्या तुमने कभी पहले बारिश को चखा है? पहले बारिश का स्वाद बाकी सारे बारिश से अलग होता है। अब इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि फिल्म में ऐसा क्यों कहा गया, क्यों उसको स्वाद जो है वो बाकी बारिश से अलग लगता है, पहले बारिश का स्वाद। क्योंकि पहली बारिश है, अशुद्धियां ज्यादा है, अशुद्धियां ज्यादा है, तो वो जब नीचे आएंगी तो उनका टेस्ट बाकी बाद वाले बारिश की तुलना में खराब तो होगा, अलग तो होगा। अब भले शाहरुख खान को ये बात उस जगह ना पता हो, पर ये जो पहला बारिश है, अशुद्धियों के कारण अलग स्वाद देता है और फिल्म में इसी बारिश को चखने की बात की जा रही होती है। तो इस तरह से पहले बारिश में नहाने से बचना चाहिए, पहले बारिश में भीगने से बचना चाहिए। हाँ, पहले बारिश के बाद बाकी सारे बारिश में अशुद्धियां कम हो जाती है, धूलकण हवा में मौजूद घट जाते हैं, तो फिर आप बाकी बारिश में स्नान कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आसुत जल। अब आसुत जल का इस्तेमाल क्या होता है? तो आसुत जल का जो इस्तेमाल है वो होता है बैटरी में। बैटरी में एक तरफ अम्ल यूज होता है, जिस अम्ल को हम कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अम्ल तो यूज होता ही है। इस अम्ल के अलावे आपने सुना होगा बैटरी का पानी। बैटरी में जो पानी डाला जाता है, लोग उस पानी से भी काफी डरते हैं कि वो जला देगा या वो भी संचालित करने वाला होता है। नहीं, आप उस पानी को पी भी जाइएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो सबसे शुद्धतम रूप है जल का, उससे आपको क्या नुकसान होगा?
और उसी जल का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में, जिसको हम बैटरी का पानी कहते हैं। तो बैटरी का पानी आशुद्ध जल ही होता है, डिस्टिल्ड वाटर ही होता है। ये खास बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है आशुद्ध जल का। तो आपने मृदु जल देख लिया, आशुद्ध जल देख लिया, भारी जल देख लिया। अब बारी है कठोर जल की। कठोर जल, जल में दो तरह की कठोरता होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। अस्थायी नाम से ही स्पष्ट है कि ये जल में निश्चित रहने वाली कठोरता नहीं है। तो अस्थायी कठोरता को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। कैसे? तो उबाल कर। अगर पानी को उबाल लिया जाए तो उबालने से उसकी कठोरता दूर हो जाती है, और उबालने के बाद जब जल की कठोरता दूर हो जाती है तो वो मृदु जल बन जाता है। यानी आप एक कठोर जल जिसमें अस्थायी कठोरता है उसको उबाल कर उसको आप मृदु जल बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल को पीने से पहले उसको उबाल लेना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें जो मौजूद कीटाणु है वो मर जाएंगे, इसलिए भी क्योंकि उसमें जो कठोरता है वो उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो अस्थायी कठोरता होगी तो अस्थायी कठोरता क्यों होती है? तो जल में अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण मौजूद होते हैं, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के लवण मौजूद होते हैं तो जल में कठोरता आ जाती है, और यह कठोरता बहुत आसानी से दूर हो जाती है। कब? जब हम इसको उबालते हैं। वहीं स्थायी कठोरता उबालने से भी दूर नहीं होती है। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कुछ रासायनिक पद्धति को अपनाया जाता है। अस्थायी कठोरता को हम उबालकर आसानी से दूर कर सकते हैं, पर जो स्थायी कठोरता है इसके लिए रासायनिक पद्धति, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया कहते हैं, उसके माध्यम से इसको दूर किया जाता है। तो इससे कठोरता दूर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको स्थायी कठोरता कहते हैं, और ये अस्थायी कठोरता कहला जाता है। अब स्थायी कठोरता, खास बात क्या है कि साबुन, अगर कोई कठोर जल है, अगर उस जल में, कठोर जल में अगर हम साबुन से अभिक्रिया कराना चाहें तो साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है। यानी साबुन से अभिक्रिया नहीं हो पाती है जल की, और जल पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। वैसे ही जैसे आपके शरीर में तेल लगा हो और आप साबुन लगाना शुरू कर दे तो फिर क्या हो जाता है कि वो जो साबुन है वो पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो वैसा ही कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं कठोर जल कठोरता के साथ। तो कठोरता दो तरह के हो गए, इन दोनों में ही साबुन का कोई असर नहीं होता है, इसलिए कपड़े धोने के लिए हम साबुन की जगह अपमार्जक यानी सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। सर्फ दोनों ही, चाहे जल स्थायी हो या अस्थायी, दोनों के साथ ही झाग उत्पन्न कर लेता है। तो ये खास बात है कठोर जल की। तो कठोर जल भी आपने समझ लिया। इस तरह से जल के चारों प्रकार आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं।